हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स है जो हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते हैं, तो इन बिल्स में लोकसभा का क्या रोल है, राज्यसभा का क्या रोल है, इन दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की क्या पावर है इन टर्म्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिल, किस तरीके से इन बिल को पास किया जाता है, पैसेज ऑफ द बिल। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है। आर्टिकल 79 कहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा। फिर आर्टिकल 79 में हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कैसे कह दिया दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा तो ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा इसलिए कहा गया है आर्टिकल 79 में क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दो प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा क्यों कहा गया है कि प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर सकता? इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे मेजर रीज़न ये है कि कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उस बिल को प्रेसिडेंट एसेंट ना दे दे। मान लो एक बिल है जिसको लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, अब ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, बिल गया प्रेसिडेंट के पास। जब तक प्रेसिडेंट इस बिल पे एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन ना करेगा, अपना रजामंदी नहीं देगा, तब तक ये बिल लॉ नहीं बन सकता। इसीलिए प्रेसिडेंट को कहा जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सो नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। बिल क्या है? बिल इज अ सेट ऑफ प्रपोजल। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? अ बिल विच इज नीदर अ मनी बिल, नॉर अ फाइनेंशियल बिल, नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री। अब क्या ये जो बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया है टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री, क्या ये एक मनी बिल है? मनी बिल तो नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट डीलिंग विद मनी मैटर। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है? नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी नहीं है। इट इज़ नीदर अ फाइनेंशियल बिल बिकॉज इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट, इट इज़ नॉट डीलिंग विद एनी फाइनेंशियल मैटर। तो ये बिल जो कि ना ही एक मनी बिल है, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ना ही एक फाइनेंशियल बिल है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, चलो तो दो मेजर पॉइंट्स जो आपको ऑर्डिनरी बिल के बारे में पता होने चाहिए। सबसे पहले, ये जो ऑर्डिनरी बिल है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर इन दी लोकसभा और राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा और राज्यसभा की पावर इक्वल ही है। ठीक है, इक्वल है। लेकिन जब हम मनी बिल के बारे में बात करेंगे तो तब आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा की पावर इन टर्म्स ऑफ मनी बिल थोड़ी ज़्यादा है। देखो, तो ऑर्डिनरी बिल अ बिल विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर इन दी लोकसभा और राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल को मैं लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। सेकेंड पॉइंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। मतलब अगर मैं ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, सपोज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं लोकसभा में ये ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो इंट्रोड्यूस करने से पहले मुझे प्रेसिडेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये जो ऑर्डिनरी बिल है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर ऑल्सो और बाय अ प्राइवेट मेंबर ऑल्सो। मतलब नॉन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है, जो प्राइवेट मेंबर है, वो भी इस ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में, और जो मिनिस्टर है वो भी इस ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अब हम लोग देखते हैं पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। क्या स्टेजेस फॉलो किया जाता है जब ये ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है? सबसे पहले होता है फर्स्ट रीडिंग। अब मान लो मैंने ये बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, ये राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए लोकसभा लेते हैं। मान लो मैंने ये ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। अब
मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया ऑर्डिनरी बिल, मान लो टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री। अब ये बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं परमिशन लूँगी स्पीकर से, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के, उससे मैं परमिशन लूँगी। अगर स्पीकर ने परमिशन दे दिया, वेल एंड गुड, आई एम अलाउड टू इंट्रोड्यूस द बिल इन दी लोकसभा। बट if other members of the parliament are objecting to the introduction of the bill, अगर बाकी members of parliament नहीं चाहते हैं कि मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करूँ, मैं एक member of parliament हूँ मान लो, वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करूँ, then speaker will ask for voting, and if they vote by simple majority, then I am allowed to introduce this bill in the Lok Sabha। अब मैंने ये बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा में, ठीक है, स्पीकर द्वारा परमिशन लिया, अगर स्पीकर ने परमिशन दे दिया तो इंट्रोड्यूस कर दिया। इफ अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर ऑब्जेक्टिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, द स्पीकर विल आस्क फॉर वोटिंग, एंड इफ द बिल इज वोटेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, आई एम अलाउड टू इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द लोकसभा। अब मैंने इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैं बताऊंगी, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं बताऊंगी व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल, इस बिल द्वारा मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, क्यों मैंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, तो ये सब मैं बताऊंगी। देन दिस बिल विल बी पब्लिश्ड इन दी गैजेट ऑफ इंडिया। तो ये जो फर्स्ट रीडिंग है, इसमें कोई बिल पे डिस्कशन नहीं होगा, कोई डिबेट नहीं होगा, कोई वोटिंग नहीं होगा, कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं बिल को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बिल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। देन द बिल विल बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। फिर आएगा सेकेंड रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग में जो प्रिंटेड कॉपीज़ है इस बिल की, मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन अ कंट्री, इस बिल की जो प्रिंटेड कॉपीज़ है, ये प्रिंटेड कॉपीज़ जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है, उनको ये प्रिंटेड कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, वो डिसाइड करेंगे कि हमें इस बिल को कब डिस्कस करना है। क्या हमें आज इस बिल पे डिस्कशन करना है या 15 दिन बाद करना है? क्या हमें इस बिल को कोई सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करना है? क्या हमें इस बिल को कोई जॉइंट कमेटी को रेफ़र करना है? तो जॉइंट कमेटी में दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे जॉइंट कमेटी में। लेकिन सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ उन्हीं हाउसेस के मेंबर होंगे जिस हाउस में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मैंने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, तो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होंगे सेलेक्ट कमेटी में, ठीक है। तो अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बिल को कब डिस्कस करना चाहते हैं, वो इस बिल पे कब डिबेट करना चाहते हैं, कब वोटिंग करना चाहते हैं। तो वो अगर डिसाइड करे कि आज, तो फिर आज होगा, 10 दिन बाद तो 10 दिन बाद होगा। इफ़ दे वांट टू रेफर दिस बिल टू अ सेलेक्ट कमेटी, तो वो भी कर सकते हैं, और इफ़ दे वांट टू रेफर दिस बिल टू अ जॉइंट कमेटी, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब सेकेंड रीडिंग में आपको पता चला प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दे विल डिसाइड कि कब हमें इस बिल को डिस्कस करना है। उसके बाद अब इस स्टेज पे होता है डिटेल डिस्कशन। फर्स्ट रीडिंग में नहीं हो रहा था, सेकेंड रीडिंग में इस बिल पे डिटेल डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगा, क्लॉज बाय क्लॉज बिल को डिस्कस किया जाएगा इस स्टेज में, ठीक है। इस स्टेज में कोई अमेंडमेंट अगर इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी इस स्टेज में ही किया जाएगा। सो डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द बिल विल बी डन एट दिस स्टेज, ठीक है। फिर आता है थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि बिल को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, बस इतना डिसाइड किया जाएगा। थर्ड स्टेज में कोई जो है अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, अमेंडमेंट विल नॉट बी इंट्रोड्यूस एट दी थर्ड स्टेज। तो ये हम लोगों ने देखा फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। देखो फर्स्ट रीडिंग, अ मिनिस्टर और ए मेंबर इंट्रोड्यूसेस द बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही आस्क फॉर लीव बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल, ही रीड्स द टाइटल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप बिल को इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बिल एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल। देन आफ्टर द इंट्रोडक्शन द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ये मैं आपको फर्स्ट रीडिंग बता रही हूँ। नोट, नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज। इस स्टेज पे फर्स्ट रीडिंग पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ द बिल इज पब्लिश्ड इन द इंडियन गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, द मिनिस्टर और मेंबर डज नॉट हैव टू आस्क फॉर लीव। सेकेंड रीडिंग में मैंने जैसा आपको बताया, 4 actions can be taken by the House on the bill. It may take the bill into consideration immediately और ऑन सम फिक्स डेट। वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आज ही बिल को डिस्कस करना है या 10-15 दिन बाद कोई फिक्स डेट में इस बिल को डिस्कस करना है। सेकेंड,
it may refer the bill to a select committee of the house. Third, it may refer the bill to a joint committee of the two house. चलो, सेलेक्ट कमेटी हैज़ मेंबर्स ऑफ द हाउस वेयर द बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड. सेलेक्ट कमेटी में वही मेंबर्स होंगे जिस हाउस पे इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था. जॉइंट कमेटी हैज़ मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस. फिर थर्ड रीडिंग मैंने आपको बताया, एक्सेप्टेंस वन ऑफ द टू एक्शंस टेक प्लेस. थर्ड रीडिंग, acceptance of the bill. If the majority of the members present and voting accept the bill is regarded as passed by the house. Second option, rejection of the bill. तो या तो वो बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं. नोट, नो अमेंडमेंट्स टू द बिल्स आर अलाउड. इस स्टेज पे थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा. A bill is deemed to have been passed by the parliament only when both the houses have agreed to it, either with or without amendments. अब ये बिल जाएगा सेकेंड हाउस के पास. तो मान लो मैंने इस बिल को, मैंने आपको बताया, मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, तो अब ये बिल गया राज्यसभा के पास. तो राज्यसभा में भी वैसे ही होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग. अब राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी बिल. राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को अगर पास कर दिया तब तो वेल एंड गुड, ये बिल फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दिया, तब तो बिल लॉ बन गया. ठीक है. और क्या चांसेस है? डेडलॉक के भी चांसेस है. डेडलॉक मतलब मान लो लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया. डेडलॉक सिचुएशन नंबर 1. मान लो लोकसभा ने इस बिल को पास किया, राज्यसभा ने इस बिल को वापस भेज दिया विथ रिकमेंडेशंस, बट लोकसभा ने इस रिकमेंडेशंस को मानने से इनकार कर दिया. डेडलॉक सिचुएशन नंबर 2. मान लो लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने इस बिल को विथहोल्ड कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर. विथहोल्ड करना मतलब राज्यसभा विल नॉट एक्ट ऑन दिस बिल. ना इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, ना इस बिल को वापस भेज रहा है, इस बिल को विथहोल्ड करके रख लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर. तो ये 3 सिचुएशंस होते हैं डेडलॉक के. ठीक है. तो अब अगर डेडलॉक हो गया तो अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन जॉइंट सेशन टू रिजॉल्व द डेडलॉक. अब ये डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है? अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट हैज़ द ऑप्शन टू समन जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. अब जॉइंट सेशन होगा मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे इस जॉइंट सेशन में. ठीक है. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डेडलॉक प्रेसिडेंट बुलाएगा जॉइंट सेशन. अब इस बिल पर डिबेट करो, डिस्कशन करो, अब वोटिंग करो. तो अब अगर बिल पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी तब तो ठीक है, तब बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास. अब अगर फिर भी बिल पास नहीं हुआ मतलब कि बिल रिजेक्ट हो गया. ठीक है. फिर बिल नहीं जाएगा प्रेसिडेंट के पास. तो अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डेडलॉक. डेडलॉक का 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दिया. ठीक है. तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले prior recommendation of the president is not required. This bill can be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha. This bill can be introduced by a minister also, by a non-minister also. The role of Lok Sabha and Rajya Sabha is equal in case of ordinary bill. Rajya Sabha both Lok Sabha and Rajya Sabha has the power to either reject the ordinary bill, to send the bill back with recommendations. They also have the power to withhold the bill for a period of 6 months or more. That means there are chances of deadlock in case of ordinary bill. और deadlock के केस में joint session को भी बुलाया जा सकता है, याद रखिएगा. तो क्या joint session को बुलाया जा सकता है in case of ordinary bill when there is a deadlock? Yes. Under Article 108, President has the power to summon joint session of the Parliament in order to resolve the deadlock. ठीक है. तो ये हम लोगों ने देखा ordinary bill. अब हम लोग देखते हैं मनी बिल के बारे में. तो मनी बिल जो है, देखो ऑर्डिनरी बिल से कैसे डिफरेंट है. मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा. लेकिन ऑर्डिनरी बिल में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउसेज में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था. लेकिन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा. ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ मनी बिल
प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना ही पड़ेगा, और ये मनी बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो मनी बिल है इट इज़ बीइंग डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 110 कहता है अ बिल इज़ अ मनी बिल इफ़ इट डील्स विथ एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। वो प्रोविजंस क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 110 डील्स विथ मनी बिल इन इंडिया। देर आर फ्यू प्रोविजंस फॉर अ बिल टू बी डीम्ड एज मनी बिल। वो क्या प्रोविजंस है वो दिया गया है आर्टिकल 110 में। सबसे पहला प्रोविजन, if the bill is talking about the imposition of tax, abolition, remission, alteration और regulation of any tax, तब हम उस बिल को मनी बिल बोलेंगे। सेकेंड, the regulation of the borrowing of money by the union government. Third, the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India, the payment of money into or the withdrawal of money from such fund. So if the bill is talking about taking out money from the consolidated fund of India or payment of money into consolidated fund of India or contingency fund of India, तब भी हम लोग उसको मनी बिल बोलेंगे। फोर्थ, the appropriation of money out of the consolidated fund of India. Fifth, declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India. Number 6, the receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India. Number 7, any matter incidental to any of the matters specified above. मतलब कि if a bill is dealing with all of these provisions or any of these provisions, then that bill will be considered as a money bill under article 110 of the constitution. अब मैंने आपको मनी बिल के बारे में बताया कि दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मनी बिल। अब मान लो ये बिल को लोकसभा ने पास कर दिया मनी बिल को, अब ये बिल जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा की पावर इन टर्म्स ऑफ मनी बिल बहुत ही कम है। कैसे? मान लो लोकसभा ने इस बिल को पास किया, राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, तब तो ठीक है, फिर ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और क्या हो सकता है, मान लो लोकसभा ने इस बिल को पास किया, अब राज्यसभा के पास जब ये मनी बिल आएगा, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। ठीक है, सबसे पहली चीज़, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। राज्यसभा कैन विथहोल्ड दिस मनी बिल ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए इस मनी बिल को राज्यसभा विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन 14 दिन बाद भी अगर राज्यसभा ने इस बिल को पास नहीं किया, देन इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि ये मनी बिल पास हो गया है। ठीक है, तो राज्यसभा की क्या पावर है इन टर्म्स ऑफ मनी बिल? बहुत ही कम है। सबसे पहला, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट दी मनी बिल। राज्यसभा कैन सेंड दिस मनी बिल बैक टू लोकसभा विथ रिकमेंडेशंस। ठीक है, राज्यसभा इस बिल को वापस तो भेज सकता है लोकसभा को रिकमेंडेशन के साथ, लेकिन ये रिकमेंडेशंस लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। दीज रिकमेंडेशंस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। सो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट दिस मनी बिल। राज्यसभा कैन सेंड दिस मनी बिल बैक टू लोकसभा विथ रिकमेंडेशन, बट दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। थर्ड, राज्यसभा कैन विथहोल्ड द मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए। ऑर्डिनरी बिल अलग था, ऑर्डिनरी बिल में के केस में 6 महीने से ज़्यादा भी विथहोल्ड करके रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा कैन विथहोल्ड द मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। उसके बाद भी पास नहीं किया, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड। ठीक है, चलो, तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में आप लोग को डिफरेंस पता चला। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। Ordinary bill prior recommendation of the president is not required. Money bill prior recommendation of the president is required. Lok Sabha and Rajya Sabha have equal powers in case of ordinary bill. In case of money bill, Lok Sabha and Rajya Sabha do not have equal power. लोक सभा है मोर पावर इन टर्म्स ऑफ मनी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में आपको पता था जो सेकेंड हाउस था, कोई भी हो, वो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी हाउसेस हो, दे कैन रिजेक्ट द ऑर्डिनरी बिल, दे कैन ऑल्सो सेंड द बिल बैक विथ रिकमेंडेशन, दे कैन ऑल्सो विथहोल्ड द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर। लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, 14 दिन से ज़्यादा के लिए इसको विथहोल्ड भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है, ऑर्डिनरी बिल मैंने आपको बताया था कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर और बाय अ नॉन मिनिस्टर ऑल्सो, बट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन मिनिस्टर हु इज़ अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है,
तो मनी बिल में क्या जॉइंट सेशन के चांसेस है? चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेडलॉक के चांसेस नहीं है, तो जॉइंट सेशन क्यों बुलाएगा प्रेसिडेंट? तो अब हम लोग करते हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 डील्स विद द फाइनेंशियल बिल्स। ऐसा कहा जाता है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। मतलब ये जो फाइनेंशियल बिल है, इट विल डील विथ मनी मैटर, इट विल डील विथ फाइनेंशियल मैटर, but it will also deal with something extra. That means this financial bill will deal with all or any of the provisions that is being mentioned under article 110, but it will also deal with some other provisions as well. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक मिनिस्टर हूँ लोकसभा में, मैंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया। सपोज मैं नेशनल हाईवे बनाना चाहती हूँ, मैं एक मिनिस्टर हूँ लोकसभा की। अब मैंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया। अब इस बिल में मैं बात कर रही हूँ रोड सेस के बारे में। तो रोड सेस मतलब टैक्स के बारे में। तो मनी बिल का सबसे पहला प्रोविजन क्या था? अ बिल विल बी अ मनी बिल, आर्टिकल 110 में, इफ द बिल टॉक्स अबाउट imposition of tax, regulation, abolition of tax. So this bill is talking about imposition of tax, imposition of road cess. तो डेफिनेटली मनी बिल के प्रोविजंस तो इसमें है ही, एक प्रोविजन तो है ही। बट इस बिल में मैं ये भी बताऊंगी अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसको देने वाली हूँ, व्हाट विल बी द कंडीशंस टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दिस बिल is talking about money matter, financial matter. This bill is talking about imposition of tax, but this bill is talking about other provisions also, like मैं किसको contract दूंगी, what will be the terms and conditions of the contract. So this bill is a financial bill. That means a bill which is dealing with money matter, but a bill that is also dealing with something extra. तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। अब मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या सिमिलरिटी है? सबसे पहले मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी लोकसभा, फाइनेंशियल बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी लोकसभा। फाइनेंशियल बिल को भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मनी बिल, इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल ऑल्सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। अब मान लो लोकसभा ने इस बिल को, फाइनेंशियल बिल को पास कर दिया। अब ये बिल जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा की पावर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बिल बहुत ज़्यादा है। अब ये जो फाइनेंशियल बिल है ये एक ऑर्डिनरी बिल के जैसा हो जाएगा। मतलब नाउ राज्यसभा हैज़ द पावर टू रिजेक्ट द फाइनेंशियल बिल। राज्यसभा कैन ऑल्सो सेंड दिस बिल बैक टू लोकसभा विथ रिकमेंडेशन। राज्यसभा कैन ऑल्सो विथहोल्ड दिस फाइनेंशियल बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर। मतलब कि दो सिमिलैरिटीज थी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में। क्या क्या? दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बोथ इन केस ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। लेकिन जैसे ही ये बिल लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा के पास गया, फिर ये फाइनेंशियल बिल बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी बिल के जैसा हो जाता है। मतलब राज्यसभा का अब इक्वल रोल है। मतलब राज्यसभा कैन रिजेक्ट द फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा कैन ऑल्सो सेंड दिस बिल back to Lok Sabha with recommendation. Rajya Sabha can also withhold this financial bill for a period of 6 months or more. That means there is a chance of deadlock in case of financial bill. Money bill के केस में there was no chances of deadlock. फाइनेंशियल बिल के केस में डेडलॉक के चांसेस है। मतलब कि जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 108 बाय द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डेडलॉक। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में डेडलॉक के चांसेस थे, जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता था। फाइनेंशियल बिल के केस में भी डेडलॉक के चांसेस है, जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। लेकिन मनी बिल के केस में डेडलॉक होगा ही नहीं, तो जॉइंट सेशन भी नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने देखा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।